हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट बाय पीके। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस को मैंने छाट करके अलग अलग किया है जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, आप इन सारे क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको एग्जामिनेशन में बाकी क्वेश्चनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने ही क्वेश्चंस पढ़ करके एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वो ये है कि एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लीनियर चार्ज कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करिए जो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है ना, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा किसके लिए, एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टिंग वायर के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि कंसिडर अ यूनिफॉर्म चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ए पॉइंट पी एट आर नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मतलब ये वायर है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये वायर है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है। पी पॉइंट पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं कि अगर एक इनफाइनाइट वायर रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर रहेगा, तो उससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर देखिए फाइनाइट लेंथ लिया है। ठीक है ना, समझाने के लिए हम इसको इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो मैंने देखिए बताया कि आपको इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट पर पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए क्या क्या गया है कि यहाँ पर एक एलिमेंट माना गया है डीएस एलिमेंट, एक यहाँ भी डीएस एलिमेंट माना गया है। इस डीएस एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पी पर मान लिया कि डीई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। अब इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। ठीक है ना, रिजोल्यूशन करके दो कंपोनेंट से निकालेंगे। एक कंपोनेंट जो इस वायर के पैरेलल हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो इस वायर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जो पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से एक एलिमेंट मैंने यहाँ मान लिया है डी का। ठीक है ना, मैंने इसको डीई डैश मान लिया। ठीक है ना, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा उसको मैंने क्या मान लिया, डीई डैश। ठीक है, अब इस डीई डैश के द्वारा जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डीई डैश साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। ठीक है ना, डैश लगा के मैंने लिखा, लेकिन ध्यान रहे दोनों इक्वल होते हैं सब। ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट्स मैंने इक्वल लिया है, तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि देखिए इस डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दूसरे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस में यार ना, तो इस तरीके से ये पैरेलल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बचा रह जाएगा, और यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, देखिए वही बातें यहाँ मैंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, द पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर इन वन साइड इज कैंसल्ड बाई द पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइडेंटिकल सेगमेंट ऑफ द वायर ऑन द अदर। बात समझ आ रहा है ना, वही बात मैंने लिख रखा है कि इस कंपोनेंट के द्वारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा इस एलिमेंट के द्वारा जो इसके पैरेलल बनेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना, मतलब ये कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकल के आएगा वो हरदम इस वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर कंसिडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। इसमें ये कहा जा रहा है ना कि ये इस वायर के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस मान करके और फिर क्या करेंगे, उसके थ्रू टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, देखिए ये है ना, ये हमारे पास वो वायर था और इसके चारों तरफ मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया है। ठीक है ना,
अब देखिए, अब क्या मैं यहाँ लिखा हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंसीडर गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना पास करेगा, फाई से फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई इज इक्वल टू फाई A1 प्लस फाई A2 प्लस फाई S, ठीक है। फाई A1 क्या है, तो इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला टोटल फ्लक्स, फाई A2 क्या है, इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला टोटल फ्लक्स, और फाई S जो है वो कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है ना उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स है, ठीक है। अब ये टोटल फ्लक्स है, सभी फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब फाई A1 कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसका हम निकाल देंगे इनटू ई डॉट DA2, फिर इस तरीके से ई डॉट DS, ठीक है। अब इन तीनों के द्वारा यानी तीनों सरफेस के थ्रू टोटल जो फ्लक्स पास करेगा वो इस एक्सप्रेशन से हमें मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू इट्स लेंथ, चूँकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर एक पॉइंट पर उस सरफेस के नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए यही एक सरफेस है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर की तरफ होगा। बात समझ आ रहा है ना। उसी तरीके से ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए सरफेस वेक्टर क्या है, सरफेस वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना। तो इस कंडीशन में इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखिए सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से इस सरफेस के लिए भी वही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जब हमने ई डॉट DA1 निकाला है तो यहाँ पर क्या लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट DA कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए ये तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, यानी इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, 0, किस सरफेस के थ्रू, DA यानी A1 सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर इस तरीके से A2 सरफेस के थ्रू भी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस सरफेस के लिए भी तो सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो और जो इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है वो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस कर्व सरफेस एरिया के थ्रू पास कर रहा है। अब उसके लिए देखिए क्या किया गया है, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया 0। अब क्या बचा, फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट DS वेयर DS इज ए कर्व गॉसियन सरफेस एरिया, ठीक है ना। DS क्या है, गॉसियन सरफेस, कर्व गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया है आगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट DS कॉस 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री तो इसके लिए होगा ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और ये कर्व सरफेस जो है उसके लिए भी जो उसका सरफेस वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, उसके परपेंडिकुलरली होगा। तो इस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, 0 डिग्री। बात समझ आ रहा है ना। तो cos 0 की वैल्यू 1 इंटू दिस वही बच जाएगा, ठीक है, इंटू DS। चलिए अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ E एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सरफेस सपोज्ड टू बी कांस्टेंट ड्यू टू, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रहेगा तो क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DS। अब हमें इंटीग्रेशन DS का करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, 2πRL होता है ना, ठीक है ना, 2πRL। तो देखिए वही है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट DS था, DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2πRL, कर्व सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अब ई इंटू कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लेमडा। मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। तो क्या करेंगे, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, फ्लक्स ऐसे भी निकाला जा सकता है, फ्लक्स इज इक्वल टू यानी फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये भी फ्लक्स निकालने का एक तरीका है और ये भी फ्लक्स निकल गया। अब ये दोनों फ्लक्स ही है उसी सरफेस के लिए, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये और ये इक्वलाइज कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने इक्वलाइज कर दिया, ये चीज़ें इक्वल टू दिस कर दिया ना, Q की जगह पर πr
सॉरी लेमडा एल लग दिया, ठीक है ना, क्यू की जगह पर लेमडा एल लग दिया। टोटल कितना चार्ज है, तो डेंसिटी ये है और लेंथ उसका ये है, तो लेंथ इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अब ये लेंथ और ये लेंथ कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 2 पाई आर एल को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है यह इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टिंग वायर के लिए कितना होगा, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमेरिकल आए आप इस फॉर्मूले को लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम आपके लिए उन सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे जो कि इस सब्जेक्ट में इस पार्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।